गुलशन कुमार जी टी सीरीज वाले, महेश को 8-10 गाने की कैसेट दी और कहा कि मुझे एक रोमांटिक फिल्म बना दो। हाँ बोल दिया। हम लोग बाहर आए तो उसने कैसेट मुझे पकड़ा दिया, बोले लो तुमने हाँ करवाई है, अब बताओ क्या करना है। यहाँ पे गाने थे और कहानी नहीं थी। इस तरह से आशिकी का जन्म हुआ। बाजीगर, मुझे वो सब्जेक्ट बहुत पसंद है, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम था कि उसमें विलन ही हीरो है, हीरो ही विलन। सलीम साहब को मैंने बोला सलमान क्यों करेगा, सब लोग मना कर रहे थे। मैंने बोला एक पागल है, बोले शाहरुख। कोई मिल गया, डेवलप करना शुरू किया। राकेश जी कभी कभी मुझे पूछते भी थे कि रोबिन ये कहीं ऊपर से चला गया तो लोगों के। कहानी तो थी शेक्सपियर, ओथेलो, अजय वाज ओके, करीना वाज ओके। यागो का जो कैरेक्टर था विलन का, उसके लिए 2 जन तैयार हो गए। किसी को नहीं बोला मैंने, लेकिन आज बता रहा हूँ। आमिर वाज रेडी टू डू द विलन्स रोल, लंगड़ा त्यागी, कि अगर आप शेक्सपियर बना रहे हो तो शेक्सपियर को फॉलो करो। Don't try to improve upon the masterpiece. Sanjay Dutt is very instinctive. Ajay Devgan is very precise. Shahrukh is very hardworking. Aamir is very hardworking. Hrithik सोचता है, वर्क करता है और फिर हार्ड वर्क करता है. So I am happy, excited, see how Hrithik performs as a director. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका सूत्रधार विद विनीत राय में। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे स्टोरी टेलर जिनकी कलम ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट स्क्रिप्ट दी हैं। इनफैक्ट अगर आपने बाजीगर, सड़क, आशिकी, राजा हिंदुस्तानी या कोई मिल गया जैसी फिल्में देखी हैं तो मैं आपको बता दूं कि इन सब के पीछे रॉबिन भट्ट जी का जादू रहा है। स्क्रीन राइटिंग की दुनिया में इन्होंने 70 से ज्यादा बड़ी फिल्में लिखी हैं। तो चलिए बिना देर किए स्वागत करते हैं रॉबिन भट्ट जी का। रॉबिन जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूत्रधार विद विनीत राय में। माय प्लेजर। और आपकी तो फिल्मोग्राफी इतनी बड़ी है कि उसमें से ढूंढ पाना और निकालना अपने आप में वही पिछले 4 से 5 दिनों का काम है। तो शुरुआत अब आपकी लाइफ के बारे में हो रही है, तो आपकी अर्ली लाइफ से शुरू करेंगे। कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए, बिकॉज यू कम फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड। हाँ या दैट वाज द एडवांटेज कि मैं पैदा ही हुआ फिल्म फैमिली में, जहाँ पे मेरे अंकल डायरेक्टर थे, मेरे फादर डायरेक्टर थे, देयर प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। तो जब से अक्ल आई जी, मैंने वो समझ आने लगी कि 8-10 साल का हुआ होगा जी, तो पूरा फिल्मी एटमॉस्फेयर था। क्योंकि फादर डायरेक्टर थे तो कहानियों की बातें, शूटिंग पे जाना, जी, घर में मीटिंग्स और राइटरों के साथ डिस्कशंस फिल्मों के बारे में। तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन एक बैकग्राउंड बन रहा था शायद अंदर, जी, एट द बैक ऑफ द हेड एक डाटाबेस बन रहा था। जी, जो फिल्मी बातें थी, फिल्मी जार्गन्स थे, जो फिल्मी टर्म्स थी, वो बाय द टाइम आई वाज 15 आई न्यू एवरीथिंग। राइट, राइट, कट किसको कहते हैं, स्टार्ट किसको कहते हैं, क्लैप क्या होती है, एवरीथिंग। जी, सो या वो एक एडवांटेज था, बीइंग इन अ फैमिली वेयर योर फादर इज अ डायरेक्टर, योर अंकल इज अ डायरेक्टर। सो आई ग्रू अप इन अ वेरी फिल्मी एटमॉस्फेयर। जी। डिसएडवांटेज क्या था रॉबिन जी? डिसएडवांटेज तो क्योंकि अर्ली डेज के स्ट्रगल तो रहे होंगे। अर्ली डेज के स्ट्रगल तो रहते ही हैं। डिसएडवांटेज ये था कि कोई पढ़ा लिखा नहीं था। अच्छा। मेरे घर में से कोई मैट्रिक के ऊपर आगे ज़्यादा पढ़ा नहीं था। अच्छा। तो मुझे ग्रेजुएट तक पढ़ना पड़ा। मेरी मदर ने कहा तुम मिनिमम ग्रेजुएट तो बनोगे ही। जी, जी, जी। सो मैंने ग्रेजुएशन की तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा काम करो, जाओ कहीं काम ढूंढो, नौकरी करो, डोंट बी इनटू द अनसर्टेनिटीज ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। राइट, राइट, राइट। तो मैंने भी बोला बात सही है यार भैया, आप हम। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एज अ मार्केटिंग गाय। वो लंबा चला नहीं। अच्छा। क्योंकि 1-1.5 साल में आई वॉज बैक टू दी बेसिक्स। बेसिक्स। जो आपकी एजुकेशन बेसिकली, बिकॉज आज की डेट में
बड़ा इम्पोर्टेंट है ये बात करना, और मैं आपसे, क्योंकि आप इतने एल्डर हैं और आपने इतना इंडस्ट्री में देखा है, कि द ओनली थिंग विच टुडेज जनरेशन डोंट अंडरस्टैंड इज द इंडस्ट्री एजुकेशन. या एजुकेशन इज फाइन, बट इंडस्ट्री एजुकेशन इज डिफरेंट. हाँ, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप थियोरेटिकली सब कुछ सीख लो जी. लेकिन जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो, राइट. how the films are being made, how the films are being written, how the films are being released, how the films are being conceived, so you are not complete करेक्ट. without practical knowledge. राइट. वो प्रैक्टिकल नॉलेज लकीली मुझे, क्योंकि मैं पैदा ही फिल्म इंडस्ट्री में हुआ था, तो मुझे वहाँ से मिल गया था. जी. जी. सो उसके बाद में तो एक्सपीरियंस एंड थियोरेटिकल नॉलेज लेना था, जो अल्टीमेटली आई जी. practically, because I knew from my very early age, so it did help. Struggle ये था कि अपनी ही फैमिली को कन्विंस करना कि भैया भले मैं पढ़ा लिखा हूँ but I feel like joining film industry. Right. And that I did after I got married. I mean, it was quite late. तो अब मैंने और यहाँ वहाँ ट्राई किया, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आ रहा था. I was not enjoying. Right. I was a successful guy in the marketing and the products that I was selling, and I was in a multinational company. But yeah, maybe I was not enjoying it. So ultimately, मैंने सोचा कि चलो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर दें. जी. सो पदार्पण, आपकी फिल्म करियर की शुरुआत कहाँ से हुई, और राइटर बनने का फैसला क्यों किया? बिकॉज एक बार सलीम साहब ने बोला था कि भाई राइटर वो होता है जो सोचता अच्छा है, लिखने वाले तो हजार है. मैंने कभी राइटर बनने का सोचा ही नहीं था. मुझे डायरेक्टर बनना था. अच्छा. मुझे अपनी शक्ल देख के ये तो पता था कि मैं एक्टर नहीं बन सकता, तो मुझे डायरेक्टर बनना था. तो मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, तो आई आस्क्ड मुकेश भट्ट, वो तब तक विनोद खन्ना का और स्मिता पाटिल का सेक्रेटरी था. अच्छा. मैंने कहा कि मुझे किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ ज्वाइन करना है. सो देन ही सेंट मी टू नरेंद्र बेदी. अच्छा. तो मैं नरेंद्र बेदी साहब के साथ एज एन असिस्टेंट शुरू हुआ. उसके पहले मैं 2 फिल्में शिबू मित्रा जी करके एक डायरेक्टर थे, जी जी जी, उनके साथ कर चुका था. मैं जब शिबू मित्रा जी की पिक्चर कर रहा था, उनके साथ काम कर रहा था, तो एक दिन मैं कहीं महेश से मिलने आरके स्टूडियो गया. एंड महेश वहाँ मेरी ऋषि कपूर से साहब से महेश ने पहचान कराई. एंड ऋषि कपूर उसमें क्या बनना चाहते हो? मैं सर डायरेक्शन करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. किसके साथ काम कर रहा हूँ? मतलब शिबू मित्र के साथ काम कर रहा हूँ. तो उसने ऐसा पॉज लिया, कहा किसी बड़े डायरेक्टर के पास जाओ यार. अच्छा. मेरे हिसाब से तो शिबू जी बहुत बड़े डायरेक्टर थे, लेकिन अब वो मेरे को अटक गया कि बड़े डायरेक्टर का मतलब क्या बोल रहा है यार. तो फिर मैंने मुकेश को, यार प्रकाश मेहरान, मनमोहन देसाई, ऐसे कोई बड़े डायरेक्टर, उसने बोला नरेंद्र बेदी चलेंगे. बोला हाँ, ये भी बड़े डायरेक्टर हैं, चलेंगे. तो देन ही सेंड मी टू नरेंद्र बेदी, एंड नरेंद्र बेदी वाज वेरी हैप्पी टू हैव मी इन हिज टीम. क्योंकि एक मुझे एडवांटेज था कि मेरा पीछे एक नाना भाई भट्ट का बेटा एक नाम था. जी जी. मेरे फादर बहुत माने हुए डायरेक्टर थे, तो मेरे लिए ईजी हो जाता था कहीं भी इंट्रोडक्शन देना. एंड आई वॉज एक्सेप्टेड एज अ पर्सन फ्रॉम अ फिल्म इंडस्ट्री, जिसकी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री में. राइट. तो एक एडवांटेज था और मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया था. उसके साथ साथ डिसएडवांटेज ये था कि देन यू हैव टू प्रूव दैट यू आर वर्दी सन ऑफ अ वर्दी डायरेक्टर. माय फादर हैड डन मोर देन अबाउट 100 फिल्म्स एज डायरेक्टर, एंड महेश हैज ऑलरेडी स्टार्टेड डायरेक्टिंग. मुकेश सेक्रेटरी बन गया था. तो मुझे भी अभी प्रूव करना था कि मैं अच्छा काम करूँगा तो ही आगे बढ़ूँगा. जी. बट नरेंद्र बेदी के वहाँ जो मेरी बेसिक ट्रेनिंग हुई, नरेंद्र बेदी वॉज अ वेरी गुड डायरेक्टर. जब भी उनके पास टाइम आता था तो अपने असिस्टेंट्स को बुला के वो स्क्रिप्ट डिस्कस करते थे. अच्छा. तो वहाँ से मुझे एक शौक लगा कहानी डिस्कस करने का. नैक हुआ वो स्क्रीन प्ले का. स्क्रीन प्ले. एंड ही वॉज सच ए मैन हु सेड जो भी दिमाग में आता है बोलो और कोई हंसेगा नहीं. जी. Even if you have a nonsense idea, speak up, and nobody will ridicule you. जी. तो हम लोग जब उस ग्रुप में होते थे तो दिल खोल के बात करते थे.
and sometimes he would like, what he's saying, Right idea. This is the right idea, yeah, we should go this way. So वो एक इनडायरेक्ट बहुत ही अच्छा एंकरेजमेंट मिलता था. सो अगर ऐसा कहा जाए कि फिल्म इंडस्ट्री के आने के बाद मेरी जो थोड़ी सी ट्रेनिंग हुई, और नरेंद्र बेदी ये भी कहते थे कि अगर तेरे को डायरेक्टर बनना है तो यू हैव टू बी अ गुड राइटर ऑल्सो. अपनी कहानी खुद ढूंढनी पड़ेगी, खुद बनानी पड़ेगी और लेके जाना पड़ेगा किसी प्रोड्यूसर के पास, डायरेक्टर के पास, एक्टर के पास. तो ये बात मेरे को अटक गई थी. तो मैं बहुत इंटरेस्ट लेता था, सोचता रहता था कि कहानी ऐसे हो सकती है, ऐसे मोड़ ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है जी. सो ये ट्रेनिंग नरेंद्र बेदी साहब के साथ जो मैंने की वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही आगे आने वाले टाइम में. आज आगे आने वाले और शायद मार्केटिंग ने भी बहुत हेल्प किया आपके आने वाले टाइम में, बिकॉज आपने उसको इनकॉर्पोरेट किया एंड तभी आदमी इतने बड़ी बॉडी ऑफ वर्क के साथ. हाँ, बट अभी भी मुझे डायरेक्टर ही बनना था. जी. एंड इट सो हैपेंड दैट नरेंद्र बेदी जी की सडनली डेथ हो गई और हम लोगों के पास काम नहीं था मुझे. तो मैं कुछ काम ढूंढ रहा था, तो इतने में मुझे शफी इनामदार और प्रिया तेंदुलकर के सेक्रेटरी बनने का काम मिल गया. तो मैं उसका सेक्रेटरी बन गया, किचन चलाना था. अच्छा. जी 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 जी. एंड बाय द टाइम आई हैड गॉट मैरिड ऑल्सो, तो आई नीडेड एन रेगुलर इनकम. तो मैं कर रहा था तो महेश का फ़ोन आया, कहा कि तू आजा, हम लोग अपनी कंपनी शुरू करते हैं घर की. अच्छा. विशेष फिल्म है, वी वांट टू स्टार्ट एंड यू हैव अ नॉलेज अबाउट प्रोडक्शन एंड तूने बहुत काम किया है, तो तू आ जा, तू सब देख ले. तो ऐसे विशेष फिल्म स्टार्ट हुई और मैं प्रोडक्शन हैंडल करता था. पूरा प्रोडक्शन का स्टाफ सेटअप किया मैंने. सड़क पिक्चर की शूटिंग की हम लोगों ने, जुर्म बनाई. एंड अभी तक मेरा ध्येय यही था कि मुझे डायरेक्टर बनना. एक बार ऐसा हुआ कि कुछ 6-8 महीने के लिए काम नहीं था, कोई आगे प्रोजेक्ट नहीं था. विशेष फिल्म की नेक्स्ट फिल्म शायद 8-9 महीने के बाद बनने वाली थी, उसके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे थे. जी. अच्छा, विशेष फिल्म में पहली 2 पिक्चरें सड़क और जुर्म लिखी सलीम साहब ने. जी. तो सलीम साहब के साथ भी बैठ के जब मीटिंग्स होती थी और वो और महेश वगैरह जब सब्जेक्ट का डिस्कशन करते थे तो मैं जाकर बैठा रहता. जी. और सलीम साहब भी बहुत ही अच्छे आदमी हैं. वो आपसे पूछते हैं कैसा लगा. जी. क्या लगा, and you can give him suggestion and he doesn't mind. So he is very taking person that way. रिसीविंग मतलब Receiving, हाँ. तो सजेशंस ले लेना. हाँ, लेना. तो जब भी आपका कोई सजेशन अगर एक्सेप्ट होता है तो आपको लगता है कि हाँ यार कमाल हो गया. और वो भी सलीम साहब. वो भी सलीम साहब. तो ये 2 पिक्चरें बनी तो और बाद में 8-9 महीने के लिए काम नहीं था. उन दिनों गुलशन कुमार जी टी सीरीज वाले, उन्होंने एक दिन महेश को 8-10 गाने की कैसेट दी और कहा कि मुझे एक रोमांटिक फिल्म बना दो. तो महेश ने तो कह दिया कि सर मैं तो बहुत इंटेंस डायरेक्टर हूँ, मुझे कुछ ये 10-12 गाने वाले रोमांटिक फिल्म जमेगी नहीं. तो मैंने टेबल के नीचे से उसको टांग मारी. मैंने बोला हाँ बोल दे. तो उसने हाँ बोल दिया. हम लोग बाहर आए तो उसने कैसेट मुझे पकड़ा दिया, बोला लो तुमने हाँ करवाया. तुमने हाँ करवाई है, अब बताओ क्या करना है. मैं गाने लेके घर चला गया. मैंने खाना खाने के बाद गाने लगाए तो वाइफ करने लगी कौन सी पिक्चर के गाने हैं. जी. बोला ये कोई पिक्चर के गाने नहीं है, गाने हैं. हाँ. तो बोलने लगी जल्दी बनाओ. बोला बनाओ कहाँ, अभी तो कहानी ढूंढनी है, ये करना है, वो करना है. जी. तो इस तरह से आशिकी का जन्म हुआ. जी. और महेश ने मेरे गले में डाल दिया कि तू ही अभी तक. हाँ, तूने उठाया तो अब ये गानों के बीच में कहानी तू लिख. अब ये प्रॉब्लम था. मैंने कहा मैं कहाँ राइटर हूँ यार, मैं आई एम नॉट एन राइटर, मैं नहीं कर सकता. तो बोला तो फिर कैसे बनाएंगे. तो बोला ये कहीं मना ना कर ले गुलशन कुमार को, अपने पास काम नहीं है. तो बोला अच्छा मैं ट्राई करता हूँ. और इस तरह से मेरा राइटर बनने की शुरुआत हुई. अब देखिए जो नॉर्मली कोई भी आदमी कहानी लिखता है, फिल्मों की कहानी लिखता है, स्क्रीन पर लिखता है और फिर उसमें गानों की सिचुएशन बनाते हैं. यहाँ गानों की सिचुएशन यहाँ पे गाने थे और कहानी नहीं थी. जी. तो सबसे पहली स्क्रिप्ट में मैंने उल्टा काम शुरू किया. अच्छा. कि गाने के आजू बाजू कहानी पर होना शुरू किया. जी. ये कहानी, फिर यहाँ पे एक गाना, फिर ये दूसरी, तो गाड़ी. तो पूरा उल्टा प्रोसेस था ये.
और मैं हमेशा ये सोचता था कि पिक्चर नहीं चली तो बोल दूंगा मैं कौन सा राइटर था, सही बात है। मुझे क्यों फंसाया। तो ये 8 गाने तो उसमें हम लोगों ने पढ़े, तो गुलशन कुमार की 3 गाने और लेके आ गए, वाह। ये भी डाल दो, तो टोटली 11 गाने हो गए। गाने बहुत अच्छे थे, तो हमने पढ़ो दिए। अब वो पिक्चर हो गई हिट। और क्या हिट हुई? तो क्या हिट हुए? तो लोगों ने कहा कि भैया तो गाने हिट हो गए जी। तो रॉबिन ने क्या किया? मैंने ठीक है, हम कौन से राइटर थे, हमको क्रेडिट ना मिले, हमको तो ये 9 महीने का एक गैप भरना था, हमने भर दिया, पिक्चर हो गई, वो लग गई, हिट हो गई। लेकिन उसके साथ में दूसरी पिक्चर आ गई कि अब तो सड़क भी लिखो और दिल क्या मानता नहीं भी देखो। जी। मैंने कहा चलो भैया लिखते हैं। तो एक के बाद एक सड़क हिट हुई, जो एक्शन रोमांटिक स्टोरी थी और इंटेंस फिल्म थी। दिल है क्या मानता नहीं है, रोमांटिक एकदम रोमांटिक हमें राई प्यार के रोमांटिक कॉमेडी बच्चों के साथ। सो जो लाइन से ये 3-4 पिक्चर हैं हिट हुई, अब लोगों को लगने लगा कि नहीं इसको कुछ राइटिंग आती है। हाँ, सीजन्ड है। जब थोड़ा सा दे स्टार्टेड बिलीविंग कि यार इसमें कुछ तो कंट्रीब्यूशन है। लेकिन महेश करता होगा ये सब, महेश तो है ना साथ में। हाँ, मतलब साथ में। हाँ। और एक दिन रतन्या का फोन आया कि टेली फिल्म में आपने देखी है? मैंने कौन सी सर? कहने लगे किस बिफोर डाई। मैंने वो एक नॉवेल है और मैंने पढ़ी है और वो पिक्चर बन सकती है जी। तो कह फिर लिखो आप। अब्बास मस्तान साहब इसको बनाना चाहते हैं जी। एंड दैट इज द बर्थ ऑफ बाजीगर। तो वो बाजीगर का सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने नॉवेल पढ़ी थी तो मुझे वो सब्जेक्ट बहुत पसंद था। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम था कि उसमें ही हीरो है, हीरो ही विलन है, एंटी हीरो। तो हमने लिख तो दी, अब प्रॉब्लम ये होगा कि कौन काम करेगा, सबने मना करने लगे। अब अब्बास मस्तान ने पहले अक्षय कुमार के साथ काम किया था, अक्षय कुमार ने मना कर दिया कि ये पिक्चर मैं नहीं करूँगा। सलीम साहब को मैंने बोला कि सलीम साहब एक ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने लिखा है, ऐसा हीरो है। बोले सलमान क्यों करेगा? सलमान ने मना कर दिया, सब लोग मना कर रहे थे। मैंने बोला एक पागल है। अच्छा। तो बोले वो कौन? बोले शाहरुख खान। शाहरुख खान का ऐसा था कि जब वो हम लोग विला करके एक होटल थी, वहाँ पे रूम लेके रहते थे, वहाँ पे सब्जेक्ट बनाते थे, तो बाजू के रूम में वो आता था, राजू बन गया जेंटलमैन की उसकी यहाँ पे सिटिंग चलती थी, तो कभी कभी शाम को मेरे पास आ जाता था जी। उसके साथ जब मैं बातें करता तो लगता था कि ये अलग है, इसकी सोच ही अलग है बिल्कुल। तो मैंने उसको बोला शाहरुख एक कहानी है सुन। तो मैंने इसको कहानी सुनाई, इंटरवल पर उसने बोला सर मैं पिक्चर कर रहा हूँ। अरे मैं बोला देख ले ये पूरी, बोले नहीं पूरी नहीं सुननी, मैं समझ गया। आई वॉन्ट टू डू दिस फिल्म, कॉल द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। मैंने कहा भैया लड़का है शाहरुख खान। और क्या सब्जेक्ट था? हाँ तो मिल गया है। तो उसने हाँ कर दी है, तो आपको मिलने बुलाया। तो मिलने गया तो उसने एक ही कहा कि मैंने कहानी आधी सुनी है और जो हीरो का कैरेक्टर मुझे रविंद्र ने सुनाया ये वैसा ही रहेगा तो मैं पिक्चर करूँ। उसको आप चेंज नहीं करेंगे, उसको आप ग्रे नहीं करेंगे, उसको आप जस्टिफाई नहीं करेंगे। राइट। इट विल रिमेन एज इट इज। वो रिस्क अगर आप लोग लेने को तैयार हैं तो मैं पिक्चर करता हूँ। इन्होंने जब हीरो मिल रहा था तो कह दिया कि हाँ करेंगे एंड दैट इज द बर्थ ऑफ बाजीगर। एंड उस जमाने के हिसाब से, बिकॉज दैट वाज 93 के टाइम पे, उसी समय जो पूरा ट्रांजिशन भी चल रहा था एक ना पूरी फिल्म इंडस्ट्री का। हाँ। और खास करके आशिकी म्यूजिकल बनी और फिर उसके बाद आमिर खान की हमें राई प्यार के और ये सारी चीजें, और उसके बीच में एक एंटी हीरो, बोल्ड सब्जेक्ट एंड ब्लैक एंड व्हाइट सब्जेक्ट, मतलब एकदम टोटल ब्लैक एंड व्हाइट। और वो पूरा, और खास करके शाहरुख जी की भी जो डर और बाजीगर, ये दोनों फिल्मों ने उनको एक पेडेस्टल पे लाके खड़ा किया। बाजीगर पहले रिलीज हुई ना जी, डर उसके बाद हुई जी। बाजीगर जो पहले रिलीज हुई, सो उसमें पूरा का पूरा प्रोसेस जो था, मतलब राइटिंग का प्रोसेस तो, स्क्रीन प्ले का प्रोसेस तो एक है, फिल्म बनने के प्रोसेस में क्या कुछ चेंजेस उसमें हो रहे थे या नहीं? वो मानना पड़ेगा अब्बास मस्तान साहब का कि the fact that they believed in the subject and fact that Shahrukh had categorically said कि ये स्क्रिप्ट में आप चेंज नहीं करोगे। राइट।
इस कैरेक्टर को चेंज नहीं करोगे, ऐसे ही रखोगे तो मैं करूँगा। सो उनको भी पता था कि शाहरुख इज ऑल आउट फॉर दिस कैरेक्टर, तो उन्होंने चेंज नहीं किया। राइट राइट राइट। डायलॉग्स वायलॉग यहाँ एक आध दो लाइन इधर उधर ऊपर नीचे चेंज हो जाती है, लेकिन फिर भी उनका नेचर है कि छोटी चीज़ भी चेंज करनी हो तो राइटर को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं कर लूँ ये जी, इससे आपकी ओवरऑल स्क्रिप्ट में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। वो एक टाइम जब कमिट कर देते हैं दोनों अब्बास और मस्तान दोनों भाई बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं। एंड क्योंकि शाहरुख का कन्विक्शन था, मेरा कन्विक्शन था, एंड हमको एक डायरेक्टर ऐसे मिले जिनका भी उस सब्जेक्ट में कन्विक्शन था जी जी, इसलिए वो पिक्चर जाके इतनी अच्छी बनी। और आपको भी शोकेस करने का मौका मिला कि भट्ट कैंप से निकल के, मैं भट्ट कैंप से निकल के बाहर गया और एंड केम आउट विद अ फिल्म लाइक बाजीगर। या बाजीगर, अमेजिंग अमेजिंग। और उसकी जब वो स्क्रिप्ट डेवलपमेंट हो रही थी तो आई मीन हाउ मच टाइम इट हैज टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बाजीगर? बाजीगर हार्डली टुक 1 or 2 months। अच्छा, हाँ, मतलब कहानी तो एकदम क्लियर थी और हाँ, उसके बाद हाँ कहानी एकदम क्लियर थी। मैंने स्क्रीन प्ले भी शायद एक आध महीने के अंदर ही लिख लिया था जी। 1.5-2 महीना जावेद सिद्दीकी साहब ने डायलॉग लिखने को लिए होंगे। अच्छा, सो 3 महीने में तो द एंटायर स्क्रिप्ट वाज रेडी। एंड फिल्म का प्रोसेस बनने का भी फास्ट रहा? 6-8 महीने में बन गई। जनरली थ्रिलर्स में क्या होता है कि थोड़े बहुत ना चेंजेस ऑन सेट्स वगैरह भी लोग करते हैं बहुत, और अब्बास भाई और मस्तान भाई के लिए तो बाद में उन्होंने और भी फिल्में बनाई। हाँ नहीं, लेकिन वो लोग यहाँ पे कन्विंस हो जाते हैं कि हम मुझे यही स्क्रिप्ट बनानी है, सो दे स्टिक टू इट। एंड एक्चुअली शाहरुख हैज बीन मेड बाय बाजीगर, आई मीन टू बी हाँ, वेरी शाहरुख ऑनेस्ट। बिलीव्ड इन द फिल्म, शाहरुख बिलीव्ड इन द फिल्म, शाहरुख बिलीव्ड इन द अब्बास मस्तान। जी जी जी। सो ये पूरा बाजीगर का पूरा प्रोसेस हुआ और उसके बाद फिर इंडस्ट्री का रिएक्शन क्या था आपके लिए? फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अब इंडस्ट्री को लगा कि शायद इसको शायद no, he is a writer. There is no joke that he is a writer. हाँ, and then nobody questioned my abilities एज अ राइटर। as a writer. फिर मैं तो बाहर भी फिर बहुत फिल्में लिखी हुई। जी, आमिर खान के साथ भी काफी आपका ना एसोसिएशन रहा। मेरा हाँ, दिल है के मानता नहीं, हमें राही प्यार के, राजा हिंदुस्तान, राजा हिंदुस्तानी, उसके बारे में वो प्रोसेस, बिकॉज मेरे ज़माने की तो वन ऑफ द टॉप कल्ट फिल्मों में से। या राजा हिंदुस्तानी। जी, राजा हिंदुस्तानी वाज डायरेक्टेड बाय धर्मेश दर्शन, जो मेरा भांजा है एक्चुअली। रियली? या उसकी मदर माई एल्डेस्ट सिस्टर। अच्छा, सुनील दर्शन एंड धर्मेश, दोनों भाई? हाँ, दोनों। तो क्योंकि अब तक उसको भी कॉन्फिडेंस हो गया था कि रोबिन मामा इज अ गुड राइटर, सो ही केम टू मी विद सब्जेक्ट आइडिया कि मुझे ऐसे जब फूल के लिए टाइप का सब्जेक्ट जी बनाना चाहता था वो जी, एक घोड़े वाला और एक अमीर लड़की, तो जी हमने एक टैक्सी वाला और अमीर लड़की कर दिया जी और वो अच्छा बन गया सब्जेक्ट। जी, सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ अलग टोटली। जब फूल के लिए भी नहीं था वो, बिल्कुल अलग थी फिल्म, हाँ, मतलब ट्रीटमेंट टोटल अलग था। बट द इंस्पिरेशन एट द बैक ऑफ द माइंड वाज फ्रॉम दैट। उसके गाने बहुत अच्छे हो गए जी, म्यूजिक बहुत अच्छा था क्योंकि धर्मेश को म्यूजिक का बहुत सेंस, एंड दैट ऑल्सो बिकम अ सुपर डुपर हिट फिल्म, सुपर वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसर जी ऑफ अपने टाइम। अपने टाइम की। और मेरी भी जितनी हिट फिल्में हैं उसमें बाजीगर वन ऑफ द बिगेस्ट। और राजा हिंदुस्तानी में डायलॉग्स किन्होंने लिखे थे? राजा हिंदुस्तानी में डायलॉग जावेद साहब ने लिखे। अच्छा, उसका बड़ा फेमस वो डायलॉग है, यू कम कम मैडम। हाँ हाँ सो हमारा भी वो था कि यू कम कम मैडम। फिर वो प्रोसेस तो चला, एंड देन ओम जय जगदीश, एंड फिर और भी फिल्में आई। कोई मिल गया, ऋतिक क्योंकि बहुत बड़ा स्टार बन चुके थे, हाँ, उसके बाद उनको इस्टेब्लिश करना और दूसरे तरीके से उनको प्रेजेंट करना चाहते थे राकेश रोशन जी। हाँ। उनके साथ आपका एसोसिएशन कैसा शुरू हुआ? और कोई मिल गया एक साईफाई एक फिल्म थी, हाँ, तो वो बिल्कुल डिफरेंट। राकेश जी शाहरुख के साथ पिक्चर बना रहे थे उन्हीं दिनों। मेरा शाहरुख के साथ बहुत अच्छी रेपो थी और मैं चाहत भी बनाने वाला था जो मैंने खुद प्रोड्यूस की। तो मेरा
शाहरुख की वजह से राकेश जी के साथ मिलना बहुत होता था। अच्छा। तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही कहा कि किसी दिन फ्री हो तो आ जा, तेरे से कुछ बात करनी। मैं चला गया। मतलब तो बोले तू मेरे साथ पिक्चर लिखेगा? मतलब हाँ मैं ये लिखूँगा। बोले नहीं, मुझे लगा तो सिर्फ उसी कैंप के लिए वहीं। मतलब नहीं सर, मैं तो फ्रीलांस राइटर हूँ, मैं कहीं भी लिखूँगा। तो बोले तो मैं बोला क्या लिखना है, कुछ सोचा है कुछ सब्जेक्ट? बोले नहीं तू आ मिल। तो हम मिलते रहे। 8-10 दिन में वी केम टू द बेसिक थिंग कि एक इंडियन सुपर हीरो जो अभी तक नहीं है उसके बारे में पिक्चर बनाते जी। तो जो उनको समझ में आ गया कि हाँ ये एक जगह है, खाली है, और ऋतिक बहुत ही सुटेबल एक्टर है उस जगह को भरने के लिए। बराबर, करेक्ट। कि उस वक्त आप अब देखो तो जितने भी हीरो थे उसमें सुपर मैन के पास, स्पाइडर मैन के इंडियन सुपर हीरो बनने लायक कोई ऋतिक के सिवा कोई यू राइट था नहीं। तो जो आइडिया उनको भी अच्छा लगा और फिर वहाँ से हमने कोई मिल गया डेवलप करना शुरू किया। इट वाज अ ग्रेट फिल्म। मतलब जिस तरीके से उन्होंने इंडियनाइज भी किया है। सुपर हीरो इज अ डिफरेंट थिंग, हाँ, बट उसको कहानी में और परिवार में उसको पिरोना, मतलब वो एक बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग थी कि किस तरीके से एक लड़का जो शायद कमजोर है और हाँ नहीं, मेंटली जो कमजोर है वो कमजोर इसलिए है कि उसकी माँ जब प्रेग्नेंट थी, जो माँ के पेट में था, तो एक ईटी आया था और ऊपर कुछ हुआ था और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था and that boy's mind was damaged in the womb and responsible was the extraterrestrial who had come. वो कहानी में अल्टीमेटली वही ईटी आता है जी और उसको पावर देता है। उसको पावर देता है जी। और धूप से पावर मिलती है। धूप, हाँ वो धूप, वो बहुत ही डिस्कशन हुआ था हमारा कि पावर कैसे आएगी, क्या, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर। सो क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं बोला सर बेस्ट सोर्स ऑफ पावर इज सन, सोलर इज द बिगेस्ट पावर एंड इट इज चीपली अवेलेबल, इट इज एवरीवेयर अवेलेबल, राइट, एंड विच इज वेरी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं आपकी जनरल ऑडियंस को। राइट। अनपढ़ ऑडियंस हो या पढ़ी लिखी ऑडियंस हो, अब सोलर पावर बोलोगे कि सूरज की शक्ति, वो धूप, वहां से पावर आती है, तो समझ जाएंगे। तो देन राकेश जी कभी कभी मुझे पूछते भी थे कि रोबिन ये कहीं ऊपर से चला गया तो लोगों के, सर ऊपर से नहीं जाएगा। सन जो है वो यूनिवर्सल है, दुनिया में कहीं भी लोग सन को समझ जाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। और बेसिक जो प्लॉट था वो राकेश जी का अपना फेवरेट प्लॉट था, फ्रॉम जीरो टू हीरो। उन्होंने खून भरी मांग, आप जो भी पिक्चर उनकी उठा के देख, ट्रांजिशन पे रहा है कि भाई एक हीरो जो उनका मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो जीरो होता है, वहां से वो एक पॉइंट पे जाके हीरो बनता है। तो वो सेम थिंग हैपन्स टू दैट बॉय जो कोई मिल गया मैं, मेंटली चैलेंज है, वो लोग बच्चे उसको परेशान करते हैं, हैरान करते हैं, ये करते हैं, लोग वॉलीबॉल वाले उसको मारते हैं एंड रोता है, एंड वो एक दिन आके उसको वो ईटी पावर देता है। जी। एंड पावर इज लाइट, पावर ऑफ लाइट, एब्सोल्युटली, एंड देन ही बिकम्स क्रिश। कभी चीजें रोमिता हो जाती हैं या आप लोग सोचते हैं उस तरीके से? क्योंकि नहीं, सोचना पड़ता है उसके लॉजिक के लिए। जी, मुझे नरेंद्र बेदी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और मैं मनमोहन जी के साथ भी मेरी कभी कभी बातें होती थी, क्योंकि वो भी गुजराती थे और मैं उनका फैन था, मैं उनको बहुत मानता था। तो मुझे मन जी ने एक बार कहा था कि कुछ भी कर दो बेटा, फिल्म में जो दिखाना, लेकिन उसका लॉजिक सही होना चाहिए। उसका अगर लॉजिक सही होगा तो कोई तुम क्वेश्चन नहीं करेगा। अब देखिए हमारे ऊपर एंथनी में 3 ट्यूब लगी हुई है, जैसे पाइपलाइन लगी हुई है, और माँ को खून दे रहे हैं। दिस इज रिडिकुलस, मेडिकली साइंटिफिकली नहीं हो सकता, लेकिन लॉजिक ये है कि माँ है, कुछ भी हो सकता है, तो माँ के लिए कुछ भी हो सकता है। जी,
माँ मंदिर के पास जाके उनका माँ का सर टकराता है सीढ़ियों से और उनका आंखें आ जाती है। हाँ। अगर आपका लॉजिक सही हो और उसको अगर माइथोलॉजी का इमोशनल सहारा हो तो कोई क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि हमारे वहाँ भगवान कुछ भी कर सकता। सही बात है। भगवान कुछ भी कर सकता। भगवान तुम्हारी आंखें ले लेगा, भगवान तुम्हारी आंखें दे देगा, भगवान तुम्हारे हाथ ले लेगा, भगवान तुम्हारे हाथ चलते कर देगा। भगवान के नाम पे आप इमोशनली कुछ भी कर सकते। राइट। अगर ये आप याद रखो कहानी में तो ऑडियंस को कन्विंस करना बहुत difficult है। यू कैन इजीली कन्विंस। जी। वही कोई मिल गया में वही तो एडवांटेज था कि वो परेशान बच्चा जिसका दिमाग उम्र 22 साल की और दिमाग 10 साल का, जी, उसको एक दिन उसी ईटी की वजह से हुआ था, उसी ईटी ने आगे पावर दिया और वो सुपरमैन बन गया। जी। और उसे धूप से पावर आती है, लेकिन मैं वही मेरा सवाल था कि वो हो जाता है या नहीं होता है, क्योंकि उसी धूप में जब बदली आती है तो उसकी पावर कम हो जाती है। कम हो जाती है तो वो तो खेलना पड़ेगा, वो तो खेलना पड़ेगा ना। मतलब मैं वही था कि धूप के कितने एस्पेक्ट्स हैं। या एस्पेक्ट्स हैं, बदली आ जाती है, दिन में पावर आएगी, रात को क्या होगा, क्या होगा। राइट राइट। तो वो सारी चीजें आपको जी। यू हैव टू देन प्ले विद दैट राइट। दैट इज द एडवांटेज व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग। अभी आपने यूज तो कर लिया कि धूप की वजह से पावर थी, बट you should look at the disadvantages of the same thing also. Absolutely. And that what expands your story. The story is expanded by these things. राइट राइट राइट। और वो उसका एक्सपांशन वो उसी तरीके से हुआ भी, और फिर ट्रांसलेट हुआ कि वो रोहित बिकेम कल्ट फिगर इन द फिल्म इंडस्ट्री। सर, आपका जो उतार चढ़ाव जो रहा है स्क्रीन प्लेस को लेकर और स्टोरीज को लेकर, यू आर नॉट बाउंडेड इवन टिल कोई मिल गया तक भी। मतलब आप ये नहीं था कि साईफाई भी कर रहे थे, कॉमेडी भी कर रहे थे। आप जुनून जैसी फिल्म, जो कि एक बड़ी वो एक फिल्म थी जो पहली बार इवन इंडस्ट्री में दिखाई दी कि भाई एक आदमी वोल्फ बनेगा, और खास करके उस जमाने में ही वॉज अ वेरी हिट हीरो आफ्टर आशिकी। तो वो जो जुनून का जो प्रोसेस था, दैट इज ऑल्सो इंस्पायर्ड स्टोरी। किस तरीके से उसका प्रोसेस भी हुआ था? अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन करके एक पिक्चर थी। जी जी। जिस पिक्चर इट वाज अ हॉरर स्टोरी। जी। उसमें ये था जी, क्यों बन जाता है उसमें? वो बन जाता है। तो मैंने बोला इसको अभी इंडियनाइज कैसे किया जाए, मेरी फेवरेट फिल्म थी वो। जी। तो जो पिक्चर मेरे को अच्छी लग जाती है जी, तो मैं उसको सोच रहा था कि अभी उसको देसी कैसे बनाए। बिल्कुल। तो जुनून वहाँ से पैदा हुई थी। तो वो देसी कैसे बनाया जाए उसको, ये कैसे हाउ विल इन द नाइट विल चेंज इनटू अ टाइगर। राइट। तो हाँ, हालांकि पिक्चर जितनी हमने सोचा था उतनी चली नहीं वो, बट एज ए नॉवेल्टी बहुत काम। नहीं, वो पिक्चर जो अर्बन एरियाज थे वहाँ पे बहुत पसंद की गई। बहुत पसंद की गई। उस जमाने में तो सर्किट हुआ करते थे, तो मेरे ख्याल से दिल्ली और बॉम्बे सर्किट में दैट वाज अ वेरी बिग हिट। उसके बाद you know, the people like विशाल भारद्वाज came up with the different ideas। मतलब अगर वो देखी जाए फिल्मोग्राफी, तो एक बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ, रामू एक अलग फ्रेशनेस के साथ आए, विशाल भारद्वाज एक अलग उसके साथ आए। सो ओमकारा, हाउ दैट एसोसिएशन हैपेंड? विशाल इज अ फ्रेंड एंड हम लोग क्रिकेट साथ में खेलते थे। अच्छा। विशाल बहुत अच्छा क्रिकेटर है। जी जी जी। तो हम लोग क्रिकेट साथ में खेलते थे। टॉम ऑल्टर और नसीर भाई, आमिर खान, हम लोग की एक टीम भी थी। जी। तो मेरी दोस्ती पहचान उसके साथ, और उसने मकबूल बनाई थी। जी। विच वॉज इंस्पायर्ड बाय द मैकबेथ, और मुझे बहुत पसंद आई थी। तो जिस तरह से उसने उसको इंडियनाइज किया था। जी। तो फिर वो एक दिन मेरे पास आया, कहने लगा कि यार मुझे ओथेलो बनानी है। तुम्हारा ओथेलो बनानी है तो तू किसको लेगा ओथेलो के रोल के? अब अगर ओरिजिनल शेक्सपियर की कहानी आप पढ़ो तो ओथेलो जो है, ही इज अ ब्लैक कैरेक्टर, ही इज अ निग्रो, ही फॉल्स इन लव विद अ वाइट गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, और पूरा जेलसी के ऊपर है वो। तो मुझे कहने का एक ही आदमी कर सकता है सर, वो है अजय देवगन, और आपकी दोस्ती है उसके साथ। अच्छा। तो मैंने तो बोले क्या उसको हम राजी कर सकते हैं? मतलब देखो इस वक्त वो सतारा में शूटिंग कर रहा है, आई डोंट नो, लेट हिम कम बैक।
तो कहने लगा सर हम चलें सितारा। मैं पूछ लेता हूँ, रात को फ़ोन करके उसको पूछ लेता हूँ कि भाई सितारा आए हैं कल तेरे को। मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला मैं आऊँ कल, मिलना है तो मुझे और विशाल को। बोला आ जाओ। तो हम पहुँच गए सितारा, सीधा शूटिंग पे गए। तो शाम को बैठते हैं, शाम को डाइनिंग टेबल पे बोले क्या करना है? सर इसको ओथेलो बनानी। तो आप ओथेलो शेक्सपियर पढ़ा है? कहता पढ़ा तो है लेकिन मुझे जरा थोड़ा सा आइडिया दे दे। तो ओथेलो की कहानी जो है जो शेक्सपियर की, वो हम लोगों ने 10 मिनट में सुनाई है। कहता करूँगा। वो तो ऑथर रोल है वो, करूँगा। अब बोला लिखो क्या? तो ओथेलो के 2-3 वर्जन्स अमेरिका में, साउथ में, एक वर्जन मलयालम में बना था जी। सारे वर्जन्स देखे हमने, कैसे उसको इंडियनाइज करें, कहाँ उसको प्लेस किया जाए। तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन थे। तो बोले यार अब चलो अजय से पूछते हैं। तो अजय से मिलने गए। फिर तब तक वो बॉम्बे आ गया था। तो उसने अजय ने एक ही पूछा, विशाल तुझे वेयर यू विल बी कंफर्टेबल? तो विशाल सेड आई विल बी कंफर्टेबल इन वेस्टर्न यूपी, क्योंकि मुझे यूपी की लैंग्वेज मालूम है। मैं दिल्ली में पढ़ा मेरठ में बड़ा हुआ हूँ, मुझे मेरठ पता है। तो बोले फिर वही कर लो। सो अब हमको बैकग्राउंड मिल गया, सेटअप मिल गया। कहानी तो थी शेक्सपियर, ओथेलो। वो लेके फिर हम लोग मसूरी गए। और मसूरी हम लोग क्रिकेट मैच खेलने बहुत जाते थे, तो हमको मसूरी स्टेशन बहुत पसंद था। मसूरी गए और 15 दिन में हम लोगों ने स्क्रिप्ट बना ली। और विशाल ने डायलॉग्स विशाल ने लिखे थे। विशाल ने 15 दिन लिए और डायलॉग्स भी लिख लिया। तो 1 महीना हो गया। अजय वॉज ओके, करीना वॉज ओके। यागो का जो कैरेक्टर था विलन का, उसके लिए 2 जन तैयार हो गए। एक किसी को नहीं बोला मैंने, लेकिन आज बता रहा हूँ। आमिर वॉज रेडी टू डू द विलन्स रोल, लंगड़ा त्यागी, बाहुबली, लंगड़ा त्यागी। और दूसरा चॉइस था सैफ। फिर एट वन पॉइंट वी डिसाइडेड कि आमिर इज नॉट राइट चॉइस। और सैफ को प्रॉब्लम ये था कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। बराबर। तो लेकिन वो उसने ट्यूशन लिए, उसने वो एक एक्टर था, उसके साथ 24 घंटे रहता था। वो उसने बाल कटवा दिए, बड़े बड़े बाल थे। वो उस लुक में आया, वो लुक की वजह से लंगड़ा था कि, और वो बहुत ही इफेक्टिव रहा जी। और बेसिकली वो उस पर्टिकुलर जगह में त्यागियों का बहुत टेरर भी है। हाँ, नहीं वो तो त्यागी हॉस्टल्स हैं वहाँ पे। वो मेरठ में जो विशाल का बैकग्राउंड है ना मेरठ का, तो वहाँ पे त्यागी और वो जाट और गुज्जर तो उन लोगों का हाँ, तो वो त्यागी हॉस्टल उसको एक त्यागी हॉस्टल है जहाँ पे वो उनका माफिया। राइट मेरठ में। हाँ, तो पिक्चर में भी आप देखो तो त्यागी हॉस्टल लिखा। लेकिन एक जो कैरेक्टराइजेशन खास करके इतना मल्टी स्टार कास्ट, हाँ, और उसके अंदर वो कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स डेवलप करना, मतलब करीना का कैरेक्टर विवेक ओबरॉय है, ये है इनफैक्ट दीपक डोबरियाल ने बहुत अच्छा काम किया। दीपक डोबरियाल वाज दी सैफ्स ट्यूटर आल्सो। तभी दीपक डोबरियाल ने के साथ सैफ बैठ के रिहर्सल करता था, बिल्कुल 2-2, 4-4 घंटे। उसने मेहनत बहुत की, क्योंकि वो लैंग्वेज उसकी नहीं है, उसको तो वो तो अंग्रेज है आधा जी। लेकिन दीपक ने बहुत हेल्प की उसको। और क्योंकि कास्टिंग बहुत सही हो गई ना, नसीर भाई, करीना, बिपाशा, पिक्चर की। लेकिन शेक्सपियर 400 साल के बाद वो राइटर आज भी जिंदा, उसका रीज़न है कि उसने खुद ने बहुत काम किया हुआ। एक सूत्र मैं सबको बताता हूँ और सब लोगों ने फॉलो करना चाहिए कि अगर आप शेक्सपियर बना रहे हो तो शेक्सपियर को फॉलो करो। डोंट ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन द मास्टरपीस, उससे अच्छा नहीं करो। यू आर राइट। सो यू हैव अ मास्टरपीस, यू हैव अ मास्टर राइटर who has done so much work for you, तो उसी को फॉलो करो।
करेक्ट करेक्ट। उससे 18 हो जाओगे, 19-20 हो जाओगे तो कोई नहीं बोलेगा। 21 बनने की कोशिश मत। नहीं 21 बनने की कोशिश मार कोई बन नहीं पाओगे। हाँ, तो यूपी में कहावत है ना कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बनकर आ गए। दुबे बन के आ गए। हाँ, तो डोंट ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन द मास्टरपीस। हाँ, So this is the advice I give to all the writers. Whenever you are remaking a film, whenever you are remaking a book, or you are taking from somewhere, adapting, don't try to improve upon that, राइट, because you will not be able to. यू राइट। So you have to shamelessly follow, Yeah. and there is no shame in following Shakespeare. I mean, he is the greatest of all. राइट राइट। मतलब शेक्सपियर ने किसी जगह एक वो भी था ना कि देयर आर ओनली टू पीपल आई ट्रस्ट, वन इज मी, अनदर वन इज नॉट यू। Not you, yeah. सो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो राइटर का उसी पे है कि Shakespeare. आप जो कर रहे हैं। सो इस तरीके का ग्राफ और जिस तरीके की एडेप्टेशन ओंकारा थी, आई मीन आई फील इज वन ऑफ द कल्ट फिल्म इंडस्ट्री हैज सीन। और उसका जो पृष्ठभूमि, उसके जो डायलॉग्स और उसके जो एक एक वो चीज़ें बहुत किलर थी सर। एंड उसके बाद ऋतिक के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? और ख़ास करके आपने कोई मिल गया किया, फिर क्रिश हुई, अभी नाउ ही इज कमिंग एज अ डायरेक्टर एज क्रिश 4। बहुत अच्छा रहा। ऋतिक इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और उसका जो अपना कैरेक्टर का इंटरप्रिटेशन है वो भी बहुत ही अच्छा ओरिजिनल है जी। जब कोई मिल गया कर रहे थे हम लोग, तो शूटिंग चल रही थी और मैं एक दिन शूटिंग पे गया। अच्छा। ही वाज डूइंग वन पर्टिकुलर सीन जहाँ पे उसकी साइकिल वगैरह बच्चे लोग तोड़ डालते हैं, स्टार्ट। जिस तरह से उसने उस मेंटली चैलेंज बच्चे का कैरेक्टर पकड़ा, उसको सेट पे देख के मैं आई वाज सरप्राइज एंड हैप्पीली सरप्राइज कि क्या कैरेक्टर पकड़ा यार है। और जो उसने सीन किया, तो उसके बाद में उसने मुझे देखा, मुझे पूछा सर कैसा लगा? बोला यार अमेजिंग, तूने जिस तरह से सीन किया तो मेरी आंखों में भी पानी आ गया। आई एम द राइटर, राइट, यू आर एक्चुअली कॉल्ड दिस कैरेक्टर वेरी करेक्ट। तो he is thinking actor, he is intelligent and he is very hard working. ऋतिक के साथ हमेशा it has been a pleasure working. वो आप जो भी उसको कैरेक्टर दो या जो भी सीन लिख के दो, उसको वो 2 नॉच ऊपर ही ले जाएगा। See, it is very few actors have this capacity of surprising the writers and the directors by their performance. Right. And they will never go out of the character. Right. एकदम पकड़ लेंगे तो पिक्चर में इस तरह से फॉलो करेंगे कि यू विल बी कन्विंस्ड कि हाँ ये लड़का मेंटली चैलेंज है तो वो ऐसे ही होगा। सो या इट हैज बीन अ ग्रेट टाइम आई हैड विथ ऋतिक, एंड द वे ही हैज इंटरप्रिटेड द कैरेक्टर ऑफ रोहित एंड कृष्णा एंड Krish and Krish 3 and now Krish 4. Krish 4. Yeah. और and he is directing. So definitely एक नया लेयर या एक नई परत खुलेगी। बिल्कुल। So I am happy, excited to see how Hrithik performs as a director. एंड आपके साथ तो फॉर्चुनेटली जो एक्टर्स जो मतलब आपने उनके यंगर डेज में, जैसे शाहरुख हो गए, आमिर हो गए, ऋतिक, अजय देवगन, संजय दत्त, ये सभी लोग मतलब दे आर कल्ट एक्टर्स। Yeah, very good. They have proved again and again and again and again. They are, and one thing is very common with all of them. They are very hardworking. Yes. Hardworking to the point that they can surprise you by their work, right, and by their performance. Right. वो सब होते हुए भी उनका एक इंस्टिंक्टिवली उनका एक डिफरेंस है। जी। संजय दत्त इज वेरी इंस्टिंक्टिव, ज़्यादा सोचता नहीं है। करेक्ट। वो यहाँ से एक्टिंग करता है, वो दिल से एक्टिंग करता है, एंड अगर उसको मज़ा आ रहा है और उस कैरेक्टर समझ लिया है तो कमाल का परफॉर्मेंस देता है। अजय देवगन इज वेरी प्रिसाइज, ही एग्जैक्टली नोज कि इस शॉट में मुझे कितने आंसू लाने हैं, इस शॉट में मुझे कितना देखना है,
उसके पास पता नहीं एक फॉर्मूला है या वो टेक्निक है, तो वो जब भी शॉट देता है तो ऐसा लगता है कि बस इससे ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। शाहरुख इज वेरी ऑल्सो अगेन वेरी इंस्टिंक्टिव एंड हार्ड वर्किंग। आमिर इज वेरी हार्ड वर्किंग। आप उसको 50 रीटेक बोलो तो 50 कर देगा वो। शाहरुख बिना या नहीं बोलेगा। ऋतिक सोचता है, वर्क करता है और फिर हार्ड वर्क करता है। करेक्ट करेक्ट। सबके अपने अपने एक प्लस पॉइंट्स हैं एंड फॉर दोज ऑब्वियस रीजंस दे आर ऑल सक्सेसफुल। यस यस। एंड समटाइम्स वो सिंपल कैरेक्टर को भी करना बहुत डिफिकल्ट है। संजय दत्त ने गुमराह में एक सिंपल कैरेक्टर, वेरी सिंपल कैरेक्टर, मतलब उसका कोई वो नहीं है, लेकिन जब वो उस मोड में आता है, मतलब he'll pull out the entire audience। या उसको एक ही इंस्ट्रक्शन दिया था कि यू आर अ फैन ऑफ श्रीदेवी। इस पिक्चर में वो जो कैरेक्टर है गुमराह, उसका तो फैन है। She gets into trouble and you will go all out to bring her out of the trouble। और एक और रीजन होता है ना, ऑडियंस पर्सपेक्टिव से अगर देखने जाएं तो शुरू से ही ऑडियंस को पता है कि संजय दत्त बचा लेगा। और वो चीज एक कैरेक्टर, एक एक्टर ही लेके आ सकता है कि भाई जितना भी फंस जाए ये लड़का जाएगा और उसको बचा लेगा। और वो इस तरीके के एक्टर्स हैं। बट कभी कभी रॉबिन, इट इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन एज इन कि इतना ध्यान रखने के बाद, इतने बेहतरीन एक्टर्स और इतना सेटअप होने के बाद भी आमिर खान से और सभी लोग मेला बनाते हैं जो कि सुपर फ्लॉप भी हो जाती है। तो ये फ्लॉप होने के रीजंस क्या होते हैं? पिक्चर तो अच्छी लिखी होगी, अच्छी लोगों ने सोच के बनाई होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। क्या होता है, बूंद बूंद से सागर बनता है ना जी। जब पिक्चर हिट होती है तो सब कोई कंट्रीब्यूट करता है जी, अपने हिसाब से जी। मैं 2 बूंद की कंट्रीब्यूशन करता हूँ, हीरो 4 बूंद की करता है, डायरेक्टर 6 बूंद की करता है। सब लोग बूंद 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 मिला के उस घड़े को भर देते हैं, पिक्चर हिट हो जाती है जी। पिक्चर जब बिगड़ना शुरू होती है तो बूंद बूंद से वो टपकने लगता है, घड़ा लीक होता है एंड एवरीबडी थिंक्स कि मेरा हिस्से का अगर 4 बूंद लीक हो गया तो कोई बात नहीं, उसके हिस्से का तो बचा हुआ है ना। राइटली साइड, बिल्कुल। एट द एंड जब देखो तो मालूम पड़ा कि घड़ा खड़ा एंड यू हैव नॉट, वो रियलाइज होता है, सबको हो जाता है जी। बाय द टाइम आपकी पिक्चर कंप्लीट होने का आपको पता चल जाता है कि ये घड़ा खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। ये गया जी, तो होता है। सो in my point, everybody contributes in the success, everybody contributes in the failure also। Right, you're right। And fail होना जरूरी भी है। फेल होना जरूरी है। कहीं मैंने अपने काम में बेईमानी की, उस बेईमानी को डायरेक्टर ने इग्नोर किया जी, तो वो बेईमानी जो मेरी 5% थी वो आज 10% कर दी उसने। बीमारी बढ़ती चली गई। हाँ, ये एक्टर ने उसको हर कोई अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट करता चला गया इन अ नेगेटिव वे। सो इट हैपेंस एंड समटाइम्स ट्रस्ट ईच अदर। तो होता है ना कि 8-10 दोस्त जब होटल में खाना खाने जाते हैं जी, तो उड़ जाते हैं। सब लोग सोचता है कि विनीत ने पैसा दे दिया होगा। विनीत सोचता है कि राजा ने पैसा दे दिया होगा, राजा सोचता है कि रोबिन ने पैसा दे दिया होगा, और सब उठ के बाहर आ जाते हैं। बोला किसी ने बिल नहीं दिया, आप इतने वो भागता हुआ आता है कि साहब 5,000 का बिल कौन देगा। सो वी ट्रस्ट, वी बिलीव दैट द अदर पर्सन विल बेल मी आउट ऑफ, बट नोबडी बेल्स यू आउट। राइट। In film making, your job, you have to do 100%. जी। So that the others can do 100% also. Correct। जैसे सक्सेस में सबका हाथ है, वैसे फेलियर में भी सबका हाथ है। रॉबिन जी, आज बिकॉज सिंस यू हैव फिल्म बैकग्राउंड से आए और आपने डायरेक्शन, राइटिंग और उसके बाद तो खैर आपकी फिल्मोग्राफी बहुत ही ज़्यादा है, बात करने बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हाट इज़ द सिनेरियो राइट नाउ यू सी जहाँ पे कंटेंट मतलब आजकल तो चुभने लग गया है कि ये कंटेंट ऐसा, ये कंटेंट ऐसा, और यू एज दैट डायनामिज्म ऑफ राइटिंग, डिफरेंट टाइप की राइटिंग करने के बाद, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू सी टुडेज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री of going little down than the South industry? We are being honest to ourselves. जी।
अगर फिल्म कोरे कागज पे बनना शुरू होती है जी सो वहीं से ऑनर स्टार्ट होना चाहिए। जी तो समवेयर अ राइटर इज नॉट डूइंग हिज वर्क हम्म and because of that the director is not able to execute execute, because of that the actor is not able to perform, right because of that the producer is not able to make a good film. So everybody has to stop and look around. जैसे होता है ना, हम लोग कभी चले हैं, किसी को एड्रेस पूछते कि भैया वो फला जगह जाना है, कैसे जाऊं, तो चलते चलते एक पॉइंट पे तुमको लगता है कि कहीं यार गलत तो नहीं आ गए, एक टाइम पूछ लो यार। सो यू हैव टू टेक अ पॉज, करेक्ट खड़े हो जाओ, इधर उधर देखो कि क्या चल रहा है, क्यों साउथ की फिल्में चल रही है, क्यों मेरी नहीं चल रही। एंड व्हेन यू लुक एट इट यू विल योरसेल्फ विल रियलाइज कि तुम कहाँ गलत कर रहे हो। राइट वहाँ से ही सीख मिलेगी, वहाँ से वो सीख लेके आगे बढ़ो, जी तो फिर से आप उसी रास्ते पे आ जाओगे जहाँ पे आपको जाना या तो जाना चाहिए। जी ये फेज आता है इंडियन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, ये हर 10-12 साल के बाद एक साइकिल आता है, डार्क जहाँ पे साउथ हावी होने लगता है। जी साउथ की लाइफ में भी अच्छा साइकिल आता है, बिल्कुल, जहाँ पे उनकी फिल्में चलना बंद हो जाती है और हिंदी फिल्में हावी होने जाएंगे और हिंदी के रीमेक बनने लगते हैं। जी इट इज गिव एंड टेक। और मैं तो बोलता हूँ कि वाई ओनली साउथ, ईस्ट, आसाम, बंगाल, पंजाब, गुजरात, मराठी, कितनी लैंग्वेजेस है, 12-13 लैंग्वेज में हमारे वहाँ पिक्चरें बनते हैं। एवरी इंडस्ट्री वंस इन ए वाइल शुड कम अप विद अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म जो 1000 करोड़ का 500 करोड़ का धंधा करे। बराबर। लेकिन एक्सपेरिमेंटल सिनेमा रोबिंदा अलग चीज़ है, क्योंकि जैसे विशाल भारद्वाज ने जितनी फिल्में की दोज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल सिनेमा। आज एक्सपेरिमेंट का मतलब ओटीटी में ना थोड़ा सा अलग भी हो गया है। आई विल कॉल सिनेमा इज सिनेमा। जी जी, देयर इज नथिंग लाइक एक्सपेरिमेंट। राइट, सिनेमा इज सिनेमा। यू आर डूइंग इट फॉर ओटीटी और यू आर डूइंग इट फॉर द थिएटर जी, और यू आर डूइंग इट फॉर सम अदर मीडियम। वो अपना अपना मापदंड है जी, लेकिन सिनेमा सिनेमा होना चाहिए, बिल्कुल, अच्छा अच्छा होना चाहिए, ऑडियंस को समझ आने वाला होना चाहिए। आप फिर स्त्री बना रहे हो, स्त्री 2 बना रहे हो, राइट राइट राइट, कि मराठी फिल्म मोजिया बन रही है जिसने 100 करोड़ के ऊपर धंधा किया, जी, 2-4 करोड़ की 5 करोड़ की फिल्म। सो पोटेंशियल्स एंड पोटेंशियल्स हर लैंग्वेज में, राइट, पोटेंशियल एंड प्रोबेबिलिटी हर जगह पे है। ओनली थिंग इज कि आजू बाजू खड़े होकर देखो तो सही कि कौन से रास्ते अब जाना है हमें। चौराहे पे आके खड़े मत हो जाओ और बोलो कि मैं घूम गया। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हालत इस वक्त ये है कि चौराहे पे खड़े हैं और बोलते हैं कि मैं घूम गया। अरे भाई घूम गए, तुम तो चौराहे पे खड़े हो यार, यू आर इन द सेंटर ऑफ द टाउन। जी, आप चौराहे में घूम कैसे सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। और घूम गया तो वेट, ढूंढो कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है, एंड मूव। वो एक, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये सारा का सारा अभी तो क्या हो गया कि एक और सिनेरियो आ गया है आजकल। तो जो नए बच्चे जो राइटर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए चैट जीपीटी आ गया है। चैट जीपीटी, हाँ, बट मतलब आज सोचना नहीं है, वो उनको प्रॉम्प्ट डालना है और वहां से कुछ आएगा और फिर वो करेंगे। लेकिन क्या डालना अभी तो सोचना पड़ेगा ना। सोचना पड़ेगा ना, करेक्ट है, यू आर राइट। सो द सिनेरियो ऑफ ओटीटी ने कुछ आपको लगता है कि इंडियन सिनेमा को चेंज किया है? आई डोंट थिंक सो इट हैज बेटर्ड। इट्स अनदर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। हाँ, जब खाली प्लेस चलते थे, थिएटर चलता था, तो लोगों ने कहा कि अब सिनेमा आ गया, अब थिएटर बंद हो जाएगा, थिएटर चल रहा है। राइट। सिनेमा में जब टेलीविजन आया तो लोगों ने कहा कि टेलीविजन आ गया, अभी सिनेमा बंद हो जाएगा। नहीं, टेलीविजन भी चल रहा है, सिनेमा भी चल रहा है जी। ओटीटी आ गया, ओटीटी भी चलेगा, टेलीविजन भी चलेगा, सिनेमा भी चलेगा, थिएटर भी चल रहा है, पूरी थिएटर भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और चल भी रहे। हाँ, मतलब हर रीजनल में ले लीजिए, चाहे वो ले लीजिए, चल ही रहे। Exactly. कहीं ना कहीं तो क्राफ्ट है ही। क्राफ्ट है, क्राफ्ट तो है, क्राफ्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। जी। इतनी सारी फिल्मोग्राफी में से आपकी सबसे फेवरेट फिल्म आपकी कौन सी है? आशिकी, जो आपने गानों के बीच में लिखी। जो मैंने उल्टी लिखी। जी, उल्टी गंगा भाई, जो उल्टी गंगा भाई,
बट वो दैट इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो कि भाई गानों के बीच में गाना कहाँ प्लेस करना है और कहानी गानों के साथ कैसे जानी चाहिए, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। नहीं पर उस वक्त डर नहीं था ना फेलियर का। हाँ मतलब ये भी है, मतलब आपको ये था कि भाई मैं कौन सा राइटर हूँ। हाँ वो भी है। हाँ तो जब डर नहीं होता तो आदमी कुछ भी कर लेता है। तो डर आने के बाद कौन सी बेस्ट फिल्म थी? डर आने के बाद अभी प्रॉब्लम होता है कि यार क्रिश 4 चलेगी कि नहीं चलेगी। जी क्रिश 3 तो चल गई जी। सो नाउ व्हेन यू थिंक दैट यू हैव डन एवरीथिंग देन देयर इज अ प्रॉब्लम। And since your family has also been working, Mahesh sir and Vikram Bhatt, Alia is doing Alia is doing very so well. good. Mukesh is doing very well. Everyone. So how is your equation महेश जी के साथ? अभी कोई वो कुछ कर रहे हैं, कुछ सिनेरियो? नहीं, he is retired, but he advises Vikram. Earlier he used to advise Mukesh. अभी आजकल विक्रम के साथ है, तो वो अपना टाइम पास करता रहता है। अपकमिंग राइटर्स को क्या सजेशन देंगे? अपकमिंग राइटर्स को ये है कि चौराहे पे खड़े हो जी, अपना रास्ता ढूंढ लो जी। यू आर नॉट लॉस्ट इन अ जंगल, राइट। तुम भीड़ में से रास्ता ढूंढना है। जी। फाउंटेन पे लाके तुमको छोड़ दिया और बोल दिया कि अभी यहाँ से जी तुमको हीरो सिनेमा ढूंढने का है, तो बिल्कुल, तो यू फाइंड आउट द वे। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली। भीड़ में मत कूद, भीड़ में अपने आप को आदमी परेशान हो जाता है कि यार भीड़ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है रास्ता ढूंढना। जी जी, यू आर राइट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट रॉबिन सर। थैंक यू वेरी मच। इतनी बेहतरीन बातें और इतनी क्रिस्प बातें, आपकी और मेरी तो क्रिकेट की भी बातें बहुत सारी। सो हम करते रहेंगे। धन्यवाद फॉर कमिंग इन सूत्रधार। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था हमारा बहुत इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन रॉबिन भट्ट जी के साथ, एक ऐसे लेखक जिनकी कहानियों ने हमारे बचपन और जवानी को शेप किया है। हमने इनसे ये सीखा कि स्किल्स पे हमेशा काम करते रहना चाहिए जब तक कि आप उन ऊंचाइयों को ना छू लें। अब आपसे विदा लेते हैं और अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और मेहमान के साथ, सिर्फ सूत्रधार विद विनीत राय पर। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।